दोस्तों नमस्कार। आज हम 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए निजीकरण, विनिवेश और अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उद्यम की क्या महत्व है, उसकी क्या चैलेंजिंग है, हम उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक सार्वजनिक उद्यम नहीं जानेंगे तब तक विनिवेश और निजीकरण समझ में नहीं आएगा, इसलिए दोनों जानना बहुत जरूरी है। तो यह 66वीं बीपीएससी मेंस के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। उससे पहले यदि आप 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं तो टीम जीसीएस आईएएस का 91 पीडीएफ पढ़कर आप जाइए। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे इससे। तमाम करेंट अफेयर्स 5 मई तक का करेंट अफेयर्स हम आपको दे रहे हैं। 2500 में आप बैच ज्वाइन करके आप पढ़ कर जाइए, आपकी तैयारी बहुत एडवांस हो जाएगी। अगर बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे विनिवेश पर। उससे पहले अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका महत्व है और उसकी क्या समस्या है और उसके सुधार के लिए 1991 में क्या प्रयास किया गया है, और जो सुधार देखेंगे वही विनिवेश हो जाएगा सुधार के बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। कोई कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो आप झट सिंह बोलते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है तो यहाँ दोनों क्षेत्र काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। चूंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज निजी क्षेत्र है, टाटा निजी क्षेत्र है, लार्सन ट्यूब्रो निजी क्षेत्र है, आइडिया वोडाफोन निजी क्षेत्र है, समझ रहे हैं। दूसरी ओर बीएसएनएल भी काम करता है, रिलायंस पेट्रोलियम भी काम करता है, भारत पेट्रोलियम भी काम करता है। एचडीएफसी निजी क्षेत्र की बैंक है, तो स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, कैनरा बैंक है, ये सारे बैंक काम करते हैं। समझ गए होंगे। दोनों काम करता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका है वह जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले पूंजी निर्माण देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण का काम करता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत के कुल पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा जो है 20.3% है। इसके अलावा जो जीआईसी है, एलआईसी है, अन्य नेशनलाइज बैंक है, यानी राष्ट्रीयकृत बैंक है, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ये सारे बैंक अर्थव्यवस्था में बचत एकत्रीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारे बैंक क्या करता है कि लोगों से जमा स्वीकार करता है। एलआईसी आपसे किस्त से पैसा लेता है और फिर वही जो है अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम को, समझ रहे हैं, उद्यम को यानी निजी कंपनी को या निजी पूंजीपति को वो ऋण के रूप में देता है, और निजी पूंजीपति को ऋण के रूप में देगा, उससे निवेश होता है। समझ रहे हैं, और निजी पूंजीपति पैसा लेकर निवेश करता है। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा, क्षेत्रीय असमानता में कमी। जैसा कि जानते होंगे मधेपुरा रेल इंजन कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना, दुर्गापुर राउर इस्पात कारखाना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सारी परियोजनाएं जो है, समझ रहे हैं, ये सारी परियोजना जो है क्या करता है, पीछे क्षेत्रों में स्थापित करके उस क्षेत्र का विकास करता है, क्षेत्रीय असमानता में कमी करता है। क्योंकि निजी क्षेत्र तो स्थापित नहीं करेगा ना। बिहार के मधेपुरा और उड़ीसा के जो है और छत्तीसगढ़ के जो राउरकेला है, दुर्गापुर है, समझ रहे हैं, या पश्चिम बंगाल के, वहाँ पे निजी क्षेत्र काम करने जाएगा? वो नहीं काम करेगा, क्योंकि वो लाभ की दृष्टि से काम करता है। जहाँ उसी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करेगा जहाँ उसकी लाभ होती है, समझ रहे हैं, उसको देश के विकास से मतलब नहीं है, बस मुनाफा कमाने से मतलब है। सार्वजनिक उद्यम की नीति रही है कि उन क्षेत्रों, पीछे क्षेत्रों में स्थापित करके उस क्षेत्र का भी विकास किया जाए।
जब उस क्षेत्र का विकास होगा तो क्षेत्रीय असमानता यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच जो है असमानता होती है वह कम हो जाती है। बुनियादी ढांचा का विकास, देखिए सार्वजनिक उद्यम सड़क मार्ग का विकास करके, रेल का विकास करके, जल परिवहन का विकास करके, समझ रहे हैं, सिंचाई का विकास करके, विद्युत का उत्पादन करके, कोयला का उत्पादन करके बुनियादी अवसंरचना का जो है महत्वपूर्ण विकास किया है। क्योंकि सड़क बनाना, पुल बनाना, पुलिया बनाना, रेल मार्ग का निर्माण करना, कोयला खनन, ये सब काम जो है निजी क्षेत्र जल्दी नहीं करता है। 1950 में 1947 में देश आज़ाद हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा के हिसाब से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। सड़क अच्छी नहीं थी, पुल पुलिया नहीं थी, रेल मार्ग का विकास जो है समुचित तरीके से पूरे भारत में नहीं था। अब इसका विकास करना था। उस समय निजी क्षेत्र के पास एक तो साधन नहीं था यानी पूंजी नहीं था, और दूसरी ओर निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में निवेश नहीं करता है जिसमें लाभ की दर, समझ रहे हैं, बहुत कम हो और धीरे धीरे हो। लेकिन अगर सरकार इस क्षेत्र में निवेश नहीं करेगा, इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगा, तो फिर निजी क्षेत्र का भी विकास नहीं हो पाएगा। तो यह काम सार्वजनिक कंपनी अपने ऊपर ले लिया। सरकार अपनी कंपनी स्थापित करके यह काम सौंप दिया अपने कंपनी को, और यही कंपनी कभी रेल मार्ग का निर्माण, रेल चला के, सड़क का, पुल पुलिया का, सिंचाई परियोजना का विकास करके, विद्युत का उत्पादन करके देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया है। समझ रहे हैं? और बुनियादी ढांचे जब विकास होता है तो देश का औद्योगिक आधार भी मजबूत होता है, मजबूत औद्योगिक आधार तैयार होता है। अब देखिए मजबूत औद्योगिक आधार, आप जैसा कि जानते ही होंगे कि जो इस्पात, भिलाई इस्पात कंपनी है, राउरकेला इस्पात कंपनी है, या दुर्गापुर इस्पात कंपनी है, या विभिन्न प्रकार के जो फर्टिलाइजर कंपनी है, उर्वरक कंपनी, या सरकारी चीनी मिल है, समझ रहे हैं, भारत सरकार के, या हिंदुस्तान कोल इंडिया है, या भारत पेट्रोलियम है, ओएनजीसी है, सेल है, ये सब क्या किया है, उर्वरक में, इस्पात में, एल्युमिनियम में, धातु, अन्य धातु उत्पादन में ये काम करता है, काम किया है। और इन सब के आधार पर ही जो है क्या हुआ है, देश का औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है। अब देखिए भारी मशीनरी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी मशीनरी इंजीनियरिंग उद्योग, अब मान लीजिए जो आटा पीसने वाला मशीन है, ट्रैक्टर कंपनी है, या जीप बनता है, या बस बनता है, ट्रक बनता है, साइकिल बनता है, मोटरसाइकिल बनता है, इसके पार्ट पुर्जे के लिए क्या चाहिए, लोहा का उत्पादन चाहिए, लोहा चाहिए। यह लोहा का उत्पादन कौन करता है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। अब तो निजी करने भी लगा है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी करता है लोहा का उत्पादन, और उससे जो है आयरन स्टील खरीद के अलग अलग उत्पाद जो है निजी क्षेत्र की कंपनियां बनाती है। कोई ब्लेड बनाता है, कोई खिड़की बनाता है, कोई भवन का सरिया बनाता है, सीमेंट उत्पादन करता है। इससे क्या हुआ है, देश का औद्योगिक आधार मजबूत हुआ है, और निजी क्षेत्र का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर निर्भर है। राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान, आप पहले ही कहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जो ऑयल कंपनी है, गैस कंपनी है, रिफाइनरी उद्योग है, उर्वरक कंपनी है, फर्टिलाइजर कीटनाशक कंपनी है, समझ रहे हैं, इस सब उत्पादन के द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान दिया है, राष्ट्रीय आय में योगदान दिया है। इसके अलावा सरकार को इससे जो लाभांश होता है, जो ब्याज होता है, जो मुनाफा होता है, जो टैक्स होता है, ये सब इस कंपनी के माध्यम से प्राप्त होता है। आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर नियंत्रण, जैसा कि आप जानते होंगे सार्वजनिक उद्यम, पब्लिक इंटरप्राइजेज अपने स्टाफ को निजी क्षेत्र की तुलना में अधिक वेतन देता है, खास करके निचले स्टाफ को। आप एक बैंक में काम करने वाले क्लर्क या जो निचले स्टाफ है उसका वेतन, और प्राइवेट बैंक में काम करने वाले सेम काम करने वाले के वेतन में अंतर होगा, समझ रहे हैं। रेलवे में आप ग्रेड सी में कोई काम कर रहा है
और निजी क्षेत्र में वही कोई सी काम कर रहा है, दोनों के वेतन में अंतर होगा। सार्वजनिक परिवहन में सरकारी बस चलाने वाला ड्राइवर का वेतन और प्राइवेट बस चलाने वाला ड्राइवर का वेतन, दोनों के वेतन में बहुत अंतर है। तो आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण पर कैसे नियंत्रण लगाता है? तो सार्वजनिक कंपनी अपने निचली स्टाफ को अधिक वेतन देता है और जो श्रम जो है सुरक्षा है उसको कारगर ढंग से लागू करता है। दूसरी ओर सार्वजनिक उद्यम जो है, स्टेट बैंक है, LIC है, GIC है, कोल इंडिया है, ONGC है, BSNL है, HFD, ये सारे कंपनियां मुनाफा कमाती है। मुनाफा कमा के सरकार को देती है। सरकार उस पैसे को देश की गरीबी दूर करने में, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में, पेयजल सुरक्षा करने में, बुनियादी ढांचा के विकास में, शिक्षा, स्वास्थ्य में, इस सब में जो है गरीबी उन्मूलन में खर्च करती है। तो इसके माध्यम से आर्थिक संकेंद्रण पर नियंत्रण लगता है, यानी आय विषमता को दूर करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आप इन्हीं तथ्यों से देख रहे हैं। अब प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र की क्या समस्या है? देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय अर्थव्यवस्था में दो समस्या प्रमुख रूप से है। एक, लाभ का स्तर कम होना और उत्पादन क्षमता का अल्प प्रयोग। सार्वजनिक उद्यम में जितना पूंजी लगाया गया है उसके तुलना में उसका लाभ का स्तर बहुत कम है। अब लाभ का स्तर, जैसा कि आप जानते हो कि निजी क्षेत्र लाभ की दृष्टि से काम करता है और उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करता है या कारखाना स्थापित करता है जहां उन्हें अधिक से अधिक लाभ की संभावना होती है और हमेशा लाभ को केंद्र में रखकर कार्य करता है। लेकिन सार्वजनिक उद्यम जो होता है उसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है, उसकी अर्थव्यवस्था में विशिष्ट भूमिका होती है। वह व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करता है। अब मान लीजिए उर्वरक कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है, या कीटनाशक कंपनी है, या राउरकेला इस्पात कंपनी ले लीजिए, या सेल ले लीजिए। अगर सरकारी उर्वरक कंपनी उर्वरक का मूल्य अगर अधिक मुनाफा कमाने के कारण अधिक रखेगा तो किसान उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, और किसान उसका उपयोग नहीं करेगा तो क्या कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, कृषि का उत्पादन कम जाएगा, उत्पादकता कम हो जाएगा। इसलिए सार्वजनिक उद्यम की मूल नीति होती है, व्यापक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है ताकि उस मूल्य तक सभी की पहुंच हो। अब उर्वरक कंपनी अपने उर्वरक का, कीटनाशक का मूल्य इसलिए कम करके रखती है ताकि किसान उसका अधिक से अधिक उपयोग करके खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे सके। समझ रहे हैं? ताकि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को रोजगार मिले किसी क्षेत्र में। दूसरी ओर मान लीजिए हम भिलाई इस्पात कंपनी को ले लेते हैं, समझ रहे हैं, भिलाई। अब भिलाई इस्पात कंपनी अपने इस्पात के मूल्य को कम करके रखती है ताकि जो ब्लेड बनाने वाला कंपनी है, जो हथियार बनाने वाला कंपनी है, मतलब जो कृषि उपकरण है उस बनाने वाली कंपनी है, मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी है, साइकिल बनाने वाला कंपनी है, वह स्टील का अधिक से अधिक क्रय करके इसका विकास करे ताकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़े। समझ रहे हैं? इसलिए लाभ का स्तर कम रहता है। दूसरा है उत्पादन क्षमता का अल्प प्रयोग। कहा जाता है कि सार्वजनिक उद्यम जितना उत्पादन करना चाहिए उससे कम उत्पादन करता है, उसकी क्षमता से कम है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले राजनीतिक हस्तक्षेप। जिस पार्टी की सरकार आती है वह पार्टी सार्वजनिक उद्यम में, समझ रहे हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, नौकरशाही हस्तक्षेप होता है। अब सार्वजनिक उद्यम के बड़े बड़े जो CMD है, CEO है, बोर्ड में जो गवर्नेंस है, उसमें IAS ऑफिसर को नियुक्त किया जाते हैं। इनमें आवश्यक तकनीकी योग्यता की कमी होती है। जो प्रशासक होता है वो परिवर्तन और प्रयोग से घबराता है। इसलिए एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और इस सार्वजनिक उद्यम के जो बड़े पोस्ट होते हैं, बड़े पदों पे नौकरशाह, खास करके IAS IPS को नियुक्त किए जाते हैं। आप लोग जब प्रमोशन करेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक में जाएंगे, हो सकता है आपको ही बना दे, किया जाता है। दूसरी ओर
और उत्पादन क्षमता का यह पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। यह स्थानीय संसाधन का उपयोग करता है। स्थानीय संसाधन जिस क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने पर का दबाव रहता है। उस क्षेत्र में अगर कोई कच्चा माल है उसका उपयोग करने का दबाव रहता है। इससे उत्पादन जो है कम होता है। दूसरी ओर श्रमिक असंतोष, अभी हाल ही में बैंक के स्टाफ जो है हड़ताल कर दिया था। मान लीजिए अगर 2 दिन हड़ताल किया तो 2 दिन तो काम बाधित हुआ तो अल्प होगा। इसी तरह कोल इंडिया में हमेशा स्टाफ हड़ताल पर रहता है, ओएनजीसी में स्टाफ हड़ताल पर रहता है, तो उसका क्षमता से कम प्रयोग हो पाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए सुधार अवधि में, यानी सुधार अवधि का अर्थ है 1991 के बाद नई 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक उद्यम के प्रति 4 नीति अपनाई गई है। सबसे पहले जो है सार्वजनिक उद्यम के शेयरों की, सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी है, समझ रहे हैं, कि बीच जो है बिक्री करने की नीति, यानी विनिवेश की नीति। दूसरा समझौता ज्ञापन, इसके माध्यम से सार्वजनिक उद्यम के कार्य निष्पादन पर जोर दिया गया है। अनारक्षण की नीति, यानी आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी। पहले कुछ उद्योग सार्वजनिक उद्योग, कुछ क्षेत्र सार्वजनिक उद्यमों के लिए ही आरक्षित था, जैसे कि रेल हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, ये सब जो है, अंतरिक्ष हो गया। लेकिन अब जो है इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका खोल दिया गया है, यानी अब आरक्षित उद्योगों की संख्या बहुत कम है। आरक्षित उद्योगों की संख्या बहुत कम है। और उसके बाद जो है सार्वजनिक उद्यम में खाब जो है अस्वस्थ सार्वजनिक उद्यम के प्रति वही नीति अपनाई गई है जो निजी क्षेत्र में अस्वस्थ इकाई के प्रति अपनाई जाती है। 4 है। उसमें विनिवेश का उद्देश्य जो है विनिवेश अपनाया गया था, यानी विनिवेश का अर्थ है, विनिवेश जो होता है यहाँ पर विनिवेश का अर्थ है निवेश के विपरीत, यानी विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया। सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। विनिवेश और निजीकरण दोनों अलग अलग है। विनिवेश निजीकरण के विपरीत, निवेश के विपरीत है। निवेश में क्या होता है कि जब मान लीजिए आप किसी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर आप किसी कंपनी में या उसकी मशीन में, उसकी भूमि में अगर आप पूंजी लगा रहे हैं, रुपया लगा रहे हैं, तो वह निवेश हो जाएगा। अगर आप किसी कंपनी, भूमि, भवन, प्लांट से रुपया निकाल रहे हैं, रुपया कैसे निकालेंगे? जब उसको बेचेंगे। जब बेचकर, अब मान लीजिए जमीन बेच दिए या मशीन खरीदे हुए, वो मशीन का आधा पार्ट पुराना बेच दिए, तो बेचकर जो पैसा निकालेंगे वही विनिवेश हो जाएगा। यहाँ विनिवेश का अर्थ है सार्वजनिक उद्यम में, यानी सार्वजनिक उद्यम में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। अब प्रश्न है कि विनिवेश और निजीकरण दोनों में अंतर है। देखिए यहाँ 100 रुपया, मान लीजिए किसी कंपनी में 100 रुपया लगा हुआ है, अगर सरकार 49% तक अगर अपना शेयर बेच दिया निजी क्षेत्र में, आपके बीच, कंपनी के बीच, तो यह क्या होगा? विनिवेश कहलाता है। विनिवेश में 49% हिस्सेदारी बेची जाती है और निजीकरण में 51% से ऊपर। जब सरकार 49% के बदला में अपनी हिस्सेदारी जो है 51% बेच देगा तो क्या कहलाएगा? वह निजीकरण कहलाएगा। यानी विनिवेश जो है निजीकरण का ही प्रारंभिक बिंदु है। अब पहले 50%, 40%, 49% बेचा है सरकार, कल होकर 51% बेच देगा, यानी उसमें सरकार का हिस्सा जो है, यानी उस कंपनी का जितना मूल्य है उसका 51% मूल्य का सरकार किसी कंपनी को बेच दिया तो वह निजीकरण हो जाएगा। सरकार का हिस्सा उसमें 49% है। अगर कंपनी का मूल्य 100 रुपया है, उसमें सरकार 49 रुपया बेच दिया और तभी भी सरकार के पास 51% है, तो यह विनिवेश कहलाता है। विनिवेश की 2 विधियां है, एक तो शेयर की बिक्री और एक रणनीतिक बिक्री होता है, स्ट्रेटेजिक बिक्री। स्ट्रेटेजिक बिक्री में क्या होता है
कि सरकार सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र के हाथ में बेच देता है। अब प्रश्न है कि विनिवेश का क्या उद्देश्य है। विनिवेश के मुख्य रूप से चार उद्देश्य हैं। एक तो सार्वजनिक उद्यम में, पब्लिक इंटरप्राइजेज में, समझ रहे हैं, लोगों की स्वामित्व में वृद्धि करना, यानी लोगों की भागीदारी में वृद्धि करना। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर, आप भी ओएनजीसी के शेयर खरीद रहे हैं, तो आप जितना शेयर करेंगे उतना का मालिक आप भी रहेंगे। शेयर की मालिक, चूंकि उसको मुनाफा होगा, उसका टर्मिनोलॉजी होता है, वो मुनाफा आपको ही मिलेगा। सरकार का तर्क है कि सार्वजनिक उद्यम में के शेयर लोगों के बीच निजी क्षेत्र के बेचने से उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार होगा, निष्पादन सुधार होगा, उत्पादन बढ़ेगी, समझ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर पाएगी, समझ रहे हैं, क्षमता का पूरा दोहन हो पाएगा, दक्षता में सुधार होगा। दूसरा है कार्य निष्पादन में सुधार, जैसा कि अब क्षमता का प्रयोग हो रहा है, अब निजी हाथ से बेचने के कारण अब उसकी कर्मचारी जो है और अच्छे से काम करेंगे, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, समझ रहे हैं, और कार्य क्षमता में सुधार होगा। प्रतिस्पर्धा में सुधार, संसाधन। अब देखिए, विनिवेश का प्रमुख लक्ष्य है संसाधन जुटाना, यानी संसाधन का अर्थ है कि सरकार अपने खर्च को पूरा करने के लिए, जब सरकार को टैक्स से कम राशि प्राप्त होती है या किसी सरकार को कोई बड़ा परियोजना चलाना है, कोई ऐसा काम करना है जिसमें सरकार को राशि कम रही है, तो सरकार अपनी संपत्ति को बेचकर, यानी निजी कंपनी को, अपने सार्वजनिक उद्यम को बेचकर और अपना पैसा जुटा लेता है, जिससे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए सरकार जो है संपत्ति बेचता है। आप ही बताइए, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, घट रहा है, जमीन नहीं बेचते हैं, जमीन बेच के पूरा करते होंगे, तो अलग अलग जो है लोग जो है अपना पूरा करता है, समझ रहे हैं। तो विनिवेश का उद्देश्य यही है। अब हम लोग विनिवेश के पक्ष में, अब देखिए सरकार का क्या टारगेट है, सरकार थोड़ा सा विनिवेश का लक्ष्य देख लेते हैं। देखिए 1991-92 से लेकर 2017 तक सरकार को विनिवेश से 2,47,783 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। 2,47,383 करोड़ रुपया जो है प्राप्त हुआ है। इसमें 2,17,938 करोड़ रुपया शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुआ था और 6,344 करोड़ रुपया वह रणनीतिक बिक्री से प्राप्त होता है, निजी क्षेत्र के हाथ में सार्वजनिक कंपनी को बेच करके, और पैसा भूमि पट्टे पर देकर, प्लांट मशीनरी को बेचकर इससे प्राप्त किया था। सरकार को 2019-20 में 50,304.33 करोड़ रुपया जो है विनिवेश से प्राप्त हुआ था, और 2021-22 के बजट में विनिवेश से प्राप्ति का लक्ष्य 1,75,000 रखा गया है। और बजट में विनिवेश की रणनीति की भी चर्चा की गई है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विनिवेश की रणनीति पर भी चर्चा की गई है। सरकार जो है 2021-22 में रणनीतिक विनिवेश में बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, समझ रहे हैं, आईडीबीआई बैंक, बीएमएल, पवन हंस, नीलांचल इस्पात कंपनी को पूरी तरीके से जो है वह विनिवेश करने जा रही है, यानी निजी क्षेत्र के हाथ में बेच देगी। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, परिवहन, दूरसंचार, पेट्रोलियम, विद्युत, बैंक, इस सब में जो है विनिवेश शुरू हो जाएगा, शुरू हो गया है बेचना। अब प्रश्न है कि विनिवेश के पीछे तर्क क्या है और इसके विपक्ष क्या तर्क है। तो सरकार का कहना है कि विनिवेश, सरकार का काम जो है कारोबार चलाना नहीं है, सरकार का काम कानून व्यवस्था और जन कल्याण और विकास सुनिश्चित करना मुख्य काम है। यह बात सही है कि किसी भी सरकार का उद्देश्य होता है जन कल्याण, राज्य अपने देश के लोगों के उत्थान, कल्याण, कानून व्यवस्था और अपने देश के लोगों के जन कल्याण करना, और जन कल्याण के लिए ही कानून व्यवस्था हो जाता है, या सड़क
बुनियादी अवसंरचना का विकास हो जाता है, रोजगार का विकास, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य का विकास, खाद्य सुरक्षा, ये सभी काम जन कल्याण से जुड़ा हुआ है। सरकार तर्क दे रही है कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं अर्थव्यवस्था में सरकार भी कारोबार करती है। कैसे? अब सरकारी बैंक है, LIC, GIC है, कोल इंडिया है, रेलवे है, सरकारी बस है, प्राइवेट बस भी चलता है, सरकारी बस भी चलता है। तो यह क्या है? सरकार भी कारोबार करे। सरकार का तर्क है कि जिस समय सार्वजनिक उद्यमों की अब स्थापना की गई थी उस समय परिस्थितियां अलग थी, अब वर्तमान परिस्थितियां अलग है, इसलिए सरकार विनिवेश अपना रही है। दूसरी बात कि सरकार का तर्क है कि अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धक क्षमता और नवाचार को प्रोत्साहित होता है इससे। अब विनिवेश से क्या होता है या निजीकरण से, दोनों का आंसर इसी तरह लिखिएगा, इसी लाइन में। विनिवेश या निजीकरण से सरकार क्या होता है कि सार्वजनिक उद्यम निजी क्षेत्र के हाथ में बेचने से उसका उस क्षमता का पूरी उपयोग होता है। निजी क्षेत्र जो है नई टेक्नोलॉजी लाती है, अपने उत्पाद की गुणवत्ता को हमेशा ध्यान रखती है, और सार्वजनिक उद्यम में जो है राजनीतिक हस्तक्षेप, जो हड़ताल तालाबंदी होती है वो बंद हो जाता है, जिससे उसका उत्पादन बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है, नवाचार में हमेशा शोध और विकास में लगा रहता है निजी क्षेत्र, उपभोक्ता को भी लाभ मिलता है। उसके बाद सरकार का कहना है कि सरकार का काम सुविधा प्रदाता का होना चाहिए, नहीं न कि एक निगम का। यानी सरकार कहता है कि मेरा काम है अर्थव्यवस्था में एक ऐसा माहौल उपलब्ध कराए जहां सभी निजी क्षेत्र जो है विकास कर सके। निगम के रूप में वह कार्य करना नहीं चाहता है। निजीकरण से बेहतर रोजगार का अवसर जो है सृजन होता है। सरकार का कहना है कि निजीकरण निजी क्षेत्र सार्वजनिक उद्यम की तुलना में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देता है और अधिक वेतन भी देता है। सरकार का तर्क है जन कल्याण पर खर्च करने के। सरकार का कहना है कि विनिवेश से गरीबी उन्मूलन के लिए, रोजगार सृजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के विस्तार के लिए धन मिल जाता है। समझ रहे हैं? सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधकीय क्षमता में सुधार होता है। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक उद्यम के प्रबंध की जो मैनेजिंग कैपेसिटी है उसमें सुधार होता है। यह सरकार का तर्क है। अब हम लोग इसके विपक्ष में तर्क देखिए। सबसे पहले रंगराजन समिति 1993 की रिपोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक उद्यम को निजी क्षेत्र के हाथ में बेच देना या मिल्कियत का यानी स्वामित्व का हस्तांतरण करने से निजी सार्वजनिक उद्यम की दक्षता में सुधार गारंटी नहीं है। यानी सरकार अपना स्वामी मालिकाना, चूंकि मान लीजिए स्टेट बैंक है, IDBI बैंक सरकार का है, उसका मालिक सरकार है। अब उस सरकार उसको निजी क्षेत्र के हाथ में बेच दिया है। तो रंगराजन समिति का कहना है कि निजी क्षेत्र के हाथ में बेचने से, निजी मालिक के हाथ में देने से उसमें गारंटी नहीं है कि दक्षता में, उसके परफॉर्मेंस में सुधार होगा। समझ रहे हैं? 2006 में कैग के रिपोर्ट में, तीसरी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार जो सार्वजनिक उद्यम के शेयरों की जो बिक्री करती है वह बिक्री जो है वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर की थी। उसका जो बाजार मूल्य होना चाहिए वह कम रखा गया था, और जो बिक्री का मूल्य निर्धारित करते समय जो भूमि है, भवन है, प्लांट है, मशीन है, उसके मूल्य को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए सरकार जो है घाटे पर शेयर की जो है बिक्री कर रही है। ये आलोचना का विषय है। आपके गांव में भी या आपके आसपास में भी कोई घाटे पर सामान बेचता होगा तो उसकी आलोचना बहुत सारे लोग करते हैं। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति था। और परिसंपत्ति, विशेषज्ञों का अर्थशास्त्रियों का कहना है कि संपत्ति बेचकर, समझ रहे हैं, घाटे को पूरा करना कहां तक संगत है? आप ही बताइए। सरकार सार्वजनिक कंपनी बेचकर, मुनाफा कमाने वाली कंपनी को बेचकर अपना उस पैसा को राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा को पूरा करने में खर्च करती है। अब कहिएगा कि राजस्व और राजकोषीय घाटा क्या होता है?
कि सरकार जितना खर्च करती है गरीबों पर, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तो इस पर खर्च करती है या खास सुरक्षा पर, तो खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसा चाहिए और सरकार के पास पैसा नहीं है तो चूंकि टैक्स से कम प्राप्ति हो रही है, सरकार संपत्ति बेचकर और खास सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। तो लोगों का कहना है कि संपत्ति बेचकर वर्तमान उपयोग में लगाना कहाँ तक उचित है। और ऋण लेकर घी नहीं पिया सकता है, समझ रहे हैं। तो इसकी आलोचना की जाती है। इसके अलावा निजीकरण से कई खतरे हैं। अब सार्वजनिक उद्यम को निजी हाथ में सौंपने से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, चूंकि कर्मचारियों की छटनी होती है, उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आर्थिक असमानता में वृद्धि। निजी क्षेत्र, अगर कोई कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद लिया है निजी क्षेत्र, तो उन्हीं स्थानों में वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। वह क्या करेगा, एक तो अब निजी क्षेत्र जो है कर्मचारियों को ठेके पर श्रमिक रखता है, दूसरी ओर वह नए नए मशीन लगाता है जिससे बेरोजगारी फैलता है, लाभ की दृष्टि से काम करता है। एकाधिकारी प्रवृत्ति को बढ़ावा। अब निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में मोनोपोली को बढ़ावा देता है। वह वस्तुओं का दाम जो है ऊंचा करके रखता है, समझ रहे हैं, या वस्तुओं पर एकाधिकार स्थापित करके वह जो है महंगाई को बढ़ावा देता है। तो यह आलोचना है, लेकिन इन विनिवेश के कुछ लाभ और कुछ हानि दोनों है। लेकिन सरकार को बजटीय घाटा को पूरा करने के लिए और जन कल्याण पर खर्च करने के लिए विनिवेश एक महत्वपूर्ण तंत्र है, समझ रहे हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा, कल के वीडियो में हम आइए शुरू करेंगे।